तो गाइस आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल क्लियर सिविल एग्जाम में। तो मैं लेके आया हूँ यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। कैसा पेपर आया, क्या ट्रेंड रहा है, क्या यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, तो हम देखते हैं इस वीडियो में कैसा पेपर रहा है। तो पेपर मैंने पूरा पेपर देखा, एनालिसिस किया है। उसके बाद मुझे लग रहा है पेपर रहा है आपका मीडियम टू टफ कैटेगरी में। मीडियम टू टफ रहा है पेपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीएस 2 में 4 से 5 एरिया होते हैं। उन एरिया में से आईआर होता है, गवर्नेंस होता है, पॉलिटी होता है, पॉलिटी रहा आपका, सोशल जस्टिस रहा, सोशल जस्टिस रहा, और ये मेजर पोर्शन रहता है। और आईआर भी रहता है। आईआर तो मैं बता ही चुका हूँ, तो ये मेजर पोर्शन रहता है। मेन इसमें पॉलिटी आईआर रहता है। तो देखते इस बार पॉलिटी का एरिया ज़्यादा पूछा है। पॉलिटी से अप्रोक्स 125 क्वेश्चन का पूछा है, और 50 नंबर्स का अप्रोक्स आईआर से पूछा है, और गवर्नेंस सोशल जस्टिस ये भी रहा है। इस बार का जो ट्रेंड है जीएस 2 का वो सेम ही रहा है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन हाँ, इस बार पेपर में थोड़ा करंट और स्टैटिक तो अच्छा को रिलेट करके पूछा है। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। इस क्वेश्चन में मेनली ये पूछा है जो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी हमारी है उसका क्या एसेंशियल फेसेट्स है, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या उसका रिलेवेंट है जुडिशियल डिसीजन में। तो ये आर्टिकल हम न्यूज़पेपर में काफ़ी आया है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थडे पर आर्टिकल काफ़ी आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला भी था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है हमारे इंडिया में, जब तक संविधान का अच्छे से यूज़ होगा, वरना इस संविधान को मैं ही डस्टबिन में फेंक दूंगा। उनका ये स्टेटमेंट था। तो ये वहीं से पूछा है। आजकल हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो हमारे लीडर्स हैं उनमें रही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं तो उसी से रिलेटेड है, और इसका जुडिशल पे भी इम्पैक्ट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी आपके जो राज्यसभा के जो सांसद चुने रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई भी रहे थे, उन्हें जस्ट बाद ही राज्यसभा का सांसद चुन लिया गया था। तो ये आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी यहाँ खत्म हो गई है। तो ये ऐसे क्वेश्चन लिखना था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। डिस्कस दी डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन दी हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। जो वुमेन का जुडिशरी में हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी में वुमेन्स का जो हायर लेवल पर तो नामात्र रिप्रेजेंटेशन है, तो उसी में ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी आया था। और इसी तो वुमेन वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें आप हायर जुडिशरी में देख सकते हैं जो जुडिशरी की जो हैरार्की बनी हुई है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे जितना नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म में की वजह से भी ये रीज़न है कि महिलाएं आ नहीं पा रही हैं जुडिशरी में, और भी रीजन्स हैं। तो इसमें रिजर्वेशन भी होना चाहिए। इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हो इस आंसर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल द स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर फिस्कल पोजीशन। ये सेम क्वेश्चन काफ़ी रिपीट, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़पेपर में देखा है, या क्वेश्चंस वगैरह का आंसर राइटिंग की होगी उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी आया है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये हम लोग ईजिली कर सकते हैं, जो बेसिक बुक्स और जो करंट में लाए उससे रिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। जो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट कितना सक्सेस रही है जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं काफ़ी पार्लियामेंटेरियन के, और कैसे हमारी जो पार्लियामेंट का अगर वन साइड किसी पार्टी की मेजोरिटी आ जाए तो उसका वो कैसे फ़ायदा उठाती है। इस टाइप के आप रिलेट कर सकते हैं।
इस वजह से पार्लियामेंट अकाउंटेबल नहीं हो पाती, और काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इससे न्यूज़पेपर वगैरह में भी अच्छे खासे आर्टिकल आए थे। तो ये नंबर क्वेश्चन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business association contribute to public policies. इसमें प्रेशर ग्रुप पे पूछ लिया है कि क्या वाइटल रोल रहा है उनका पब्लिक पॉलिसी में। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप इजली हम एक टर्म में बोल सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी लॉ बनना है, उसमें उनका राय लेना या उनमें उन्हें प्रेशर करना, सबसे ही समझ सकते हैं प्रेशर करना। तो अभी इंडिया में आरएसएस भी एक तरह का प्रेशर ग्रुप है। आरएसएस भी एक प्रेशर ग्रुप है जो बीजेपी से रिलेटेड है। ऐसे ही हर बिजनेस के अलग प्रेशर ग्रुप हैं। ये प्रेशर ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए में ज़्यादा इसका यूजफुल है, वहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव है। इंडिया में भी जब धीरे धीरे इसका रोल बढ़ रहा है, सिविल सोसाइटी, ये सब प्रेशर ग्रुप ही आते हैं एक तरह के। तो ये क्वेश्चन तो आप, और भी जो है प्रेशर ग्रुप, फिफ्टी है, ASOHM है, ये काफ़ी प्रेशर ग्रुप हैं बिजनेस। तो इन सब का रोल लिखना है, क्या रोल बढ़ रहा है जो पब्लिक पॉलिसी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिसाइड्स बीइंग अ मोरल इम्परेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज ए नेसेसरी प्रीकंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप इससे ईजिली रिलेट कर सकते हैं जो अभी कोरोना में सेकंड वेव में हम लोगों का जो प्राइमरी हेल्थ केयर भी फेल हो गया था, उससे सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं जो SDG हमारा, SDG शायद हेल्थ का 3 में आता है, तो उसे हम लोगों को रिलेट करना है। कैसे हम लोगों को 2030 तक अपने सारे SDG फुलफ़िल करने हैं। कैसे हमको अपना जो PSC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो हर पर्सन के लिए अच्छा बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं इस आंसर में, और भी काफ़ी पॉइंट डाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अर्न वाइल यू लर्न स्टीम नीड्स टू बी स्टैंडिंग टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। इस क्वेश्चन को मैं टफ कैटेगरी में रखूँगा। अगर आपको ये स्टीम आती है तो आप लिखते हो, वरना इसी से रिलेटेड लिखते रहोगे, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, ये सब। तो ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन इस पर लिखा जा सकता है। 150 शब्द ही है, लेकिन इस पर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जहाँ 150 शब्द होता है वहाँ हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है, वरना नंबर नहीं मिलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। कैन दी विसिशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन SHG, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में पूछा है जो जेंडर इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, वो कैसे ख़त्म मतलब हो सकती है थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और एग्जाम्पल भी देना है इसमें। जो हमारी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो कैसे SHG को मदद कर रहे हैं। और अभी भी सरकार की काफ़ी ऐसी योजनाएं आई हैं जिससे महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का बढ़ावा मिला है। अभी हाल में यूपी में जो प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद में काफ़ी SHG महिलाओं को SHG से जोड़ा था, तो ये काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। और ये हमारा जो टॉपिक आता भी है गवर्नेंस में, ये सीधा टॉपिक है SHG, तो उससे हम रिलेट करते तीनों, तो इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। क्योंकि जो महिलाएं हैं ना, वो इन तीनों चीज़ों से सबसे ज़्यादा ग्रस्त महिलाएं ही होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन दी लास्ट फ्यू डिकेड्स वर ऑफ एशिया ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर। तो इसमें लास्ट ईयर पूछा था क्वेश्चन कि जो एशिया का जो रोल है ग्रोथ में, इस बार पूछ लिया है अफ्रीका का। तो ये क्वेश्चन IR से है, तो हम लोगों को मेंशन कर देना है कि क्या क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है। तो इसमें हम लोगों को इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो टाटा है और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हम लोगों का इन्फ्लुएंस चाइना की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। तो चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, पहले तो वो इतना रुपए दे रही थी और फिर जो वहाँ की चीज़ है उसी पे कब्जा कर ले रही है। सीधी सिंपल डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है। लेकिन इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया ऐसी पॉलिसी बना रहा है जिससे वहाँ के लोगों को स्किल मिले, हॉस्पिटल बना रहा है, एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो जिससे
अमर्त्य सेन का जो कॉन्सेप्ट है ना कैपेसिटी बिल्डिंग वाला, उस टाइप का काम कर रहा है। तो हम लोगों को करना है कैसे, इंडिया और चाइना में एक तरह का वहाँ इनिशिएटिव लेने का होड़ मचा हुआ है, लेकिन हमारा जो इनिशिएटिव है पॉजिटिव वे में, इस चीज़ को कुछ अफ्रीका की कंट्री समझ भी रहे हैं, इसलिए हम लोगों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। The USA is facing an existential threat in the form of a China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union। तो इसमें सीधा पूछा है जो 1990 कोल्ड वॉर था, तब तक जो यूएसए और रसिया में जो वॉर था उसमें यूएसए तो थ्रेट ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन चाइना की अपेक्षा ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो चाइना है ना वो इकोनॉमिक पावर है, चाइना इकोनॉमिक पावर है। रसिया भी इकोनॉमिक पावर क्यों नहीं था, तो रसिया का कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रिजीम था। तो सोशलिस्ट जहाँ रिजीम होती है वहाँ जो इकोनॉमी है ना वो 99% इतना अच्छा नहीं ग्रो कर पाता है, वहाँ इतना मार्केट ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन चाइना कम्युनिस्ट के साथ भी जो इसका मार्केट है ना पूरा प्राइवेटाइज है, वहाँ कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो इस वजह से चाइना का इकोनॉमी अच्छा है। और जो चाइना का इकोनॉमी से ही क्या बनता है, इकोनॉमी से ही बनता है एम्पायर। इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, ये हमेशा याद रखना, जहाँ इकोनॉमी होगी वहाँ एम्पायर होगा। तो ऐसे हम लोग, ऐसे चाइना तो ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कंपेरिजन टू रसिया के। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में जो सीबीआई का जो रोल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। The jurisdiction of the CBI regarding lodging an FIR and conducting probe with a particular state is being questioned by various states. However, the power of states to withdraw consent to the CBI is not absolute. Explained with special reference to the Federal Charter of India। जो अभी सीबीआई और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो टसल चला था, वहाँ ममता बनर्जी ने जो घुसने नहीं दिया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। ये क्वेश्चन तो इजी से मॉडरेट में ही डालेंगे। तो इसमें जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर है सीबीआई, उसमें सारे दिए गए हैं फैक्टर, क्या स्टेट कर सकता है, स्टेट का कंसेंट जरूरी है या नहीं है, तो वही सारे पॉइंट हम लोगों को रिलेट करने थे। कैसे इससे फेडरल स्ट्रक्चर पे लास्ट के जो 4-5 सालों में कैसे टसल बढ़ा है सीबीआई का, कैसे जो मेन नेशनल पार्टी जो सेंटर में रहती है वो कैसे सीबीआई का गलत यूज़ करती है, जो स्टेट में अपोजिशन की पार्टी होगी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 250 वर्ड में लिखना है, इसलिए इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं थी क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। थ्रू द ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल, एनालाइजिंग देयर स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो इसमें पूछा है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो इंडिया में है, ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैचुटरी बॉडी है, उसका जो इंडिया में रोल एक तरह से फेल ही रहा है, बस वो नाम के लिए बॉडी है। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो यूपी में एनकाउंटर हुए हैं उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी उस यूपी सरकार को संज्ञान दिया था। तो ये सारे बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो होते रहते हैं, उसमें कैसे फेल रहा है एक तरह से ह्यूमन राइट्स, जो कि और स्टेटों में इतना नहीं होता है, लेकिन यूपी में या किसी भी स्टेट में रहा है ये फेल रहा है। लेकिन और बाहर के जो फॉरेन कंट्री हैं, यूरोप वगैरह में, वहाँ जो आम पर्सन है उसका भी कंसर्न रहता है ह्यूमन राइट्स, लेकिन अपने यहाँ इतना इलिटरेसी है कि ह्यूमन राइट्स का नाम ले दो तो लोग हंसते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जो क्या स्ट्रक्चरल और क्या लिमिटेशन है, तो ये सारी चीज़ हम लिख सकते हैं इस आंसर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एनालाइजिंग दी दिस फीचर्स ऑफ नोशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो ये लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहाँ फ्रांस पूछा था। जो फ्रांस था सेकुलर, फ्रांस क्या सीख सकता है इंडिया के सेकुलर से, ये पूछा था लास्ट ईयर। लेकिन इस ईयर पूछ लिया है जो राइट टू इक्वलिटी में क्या डिस्टिंग्विश फ्यूचर है इंडिया और यूएसए में, ये हम इजीली लिख सकते हैं। अगर जिसने क्लास 11th की जो एनसीईआरटी आती है वो पॉल साइंस की पढ़ी हो, कि ये क्वेश्चन ईजी माना जाएगा। तो मतलब पैटर्न वही प्रीवियस ईयर का दोहराया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इस्टेब्लिश, रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। हम लोगों को
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और वो अभी कैसे काम कर रहा है, अभी किस स्टेट में बना है, उसमें क्या विवाद हुआ है, ये सब हम लोग रिलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये काफ़ी न्यूज़पेपर में भी रहा था, तो हम ईजिली लिख सकते हैं। 15 क्वेश्चन में, डू डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी कीप दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोएज एंड इंस्पायर रिवरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इवेल्युएट दी वर्किंग ऑफ सच कमिटीज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन टफ है। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी का इसमें प्रॉपर एग्जाम्पल कोई होना चाहिए, वो लिखो। तो इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है, सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आएगा। तो इतना हम लोग मतलब इतना इसमें 250 वर्ड भी लिखना है, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हैज़ डिजिटल इलिटरेसी पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया कपल्ड विद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी हिंड्रेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रीवियस ईयर का पूछ लिया है। प्रीवियस ईयर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। इसमें पूछा है डिजिटल इलिटरेसी रूरल एरियाज में है वो कैसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इन सब चीज़ों से हिंड्रेंड रह जाती है, कमी रह जाती है, जिससे उसका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कैसे सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, लेकिन जो डिजिटल इलिटरेसी है इतनी नहीं है अपने यहाँ। डिजिटल लिटरेसी पेनिट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो सरकारी योजना है उनका लाभ पहुँच सकता है। इसमें आप डिजिटल इंडिया और काफ़ी योजनाएं सरकार की मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। थ्रू वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सेल इन वेरियस फील्ड, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन्स एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन पैट्रियार्कल। अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, व्हाट इंटरवेंशन कैन हेल्प चेंज दिस मिलियो। तो इस क्वेश्चन में सीधा वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें ये सीधा पूछा है जो सोशल एटीट्यूड है, हमारी जहाँ महिलाएं कितना भी बढ़ जाएं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो सोशल एटीट्यूड है ना वो महिलाओं की तरफ हमेशा पैट्रियार्कल रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये इजी क्वेश्चन माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है वुमेन से। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें आप गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम भी कर सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब इससे थोड़ा सा सुधार आया है। सेक्स रेशियो भी बढ़ा है इंडिया का, जो अभी न्यूज़पेपर वगैरह काफ़ी रिपोर्ट आ रही, तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर, कैन सिविल सोसाइटी एंड NGO प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। अब इसमें जो प्रेशर ग्रुप का ही मान लो सिविल सोसाइटी है, NGO है। अब कुछ NGO तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ तब ऐसे जो गवर्नमेंट का जो भी रूल एंड रेगुलेशन का आया है FCRA का, जो फॉरेन से रुपया लेते हैं, वो इसलिए आ रहा है। कुछ NGO गलत काम भी करते हैं, सिविल सोसाइटी है। तो ये हम इजीली इसमें मेंशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या ये पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है, जो आम पर्सन के पास कोई चीज़ सरकार की पहुंचनी है, क्या उसका ये सोर्स हो सकते हैं, और इसका चैलेंजेस भी लिखना है। तो सोर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। जो डेवलप कंट्री है वहाँ सिविल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आम पब्लिक के पास सारी सुविधाएं पहुँचती हैं, करप्शन कम है। तो हर आम इंसान तो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता है, वो सिविल सोसाइटी और इन सब के थ्रू ही उठाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर, टेक्निकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO, व्हाट इम्पोर्टेंट डज इट होल्ड फॉर इंडिया। ये सीधा सीधा पूछ लिया है क्वेश्चन IR का। तो इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान SCO में आए हैं 2017 में, वो कैसे SCO जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टॉप में एक महत्वपूर्ण वो हो सकता है, कैसे चाइना, रसिया और इंडिया पाकिस्तान इस ग्रुप को आगे पहुंचा सकते हैं, या इस ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान की टसल की वजह से ये ग्रुप का जो बढ़ने का जो स्कोप है वो घट सकता है। तो ये सारा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 क्वेश्चन पे, द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑटस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइना एम्बिशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन, डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑटस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ये सीधा जो क्वेश्चन एक तरह से ऑटस वर्सेज क्वाड,
पे पूछ लिया है। तो जो ऑथर्स है, जो यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, और फ्रांस ने इसका बहुत विरोध किया था। तो फ्रांस ने तो यूएसए से अपना जो एम्बेसडर होता है वो भी बुला लिया था। क्या ये जो क्वाड के जो बढ़ती लोकप्रियता है, जो उसकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, उसको ये चैलेंज कर सकता है क्या? क्या इंडिया का, फ्रांस का रोल कम हुआ इंडो पैसिफिक में? वो सारा हम लोगों को इसमें लिखना है। तो पेपर मैं कहूँगा पेपर मॉडरेट है, ना टफ है ना इजी है। तो गाइज आपको आंसर राइटिंग अच्छे से करनी है, मेंस के लिए जो 2022 में दे रहे हैं, और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। इस पेपर को हम लोग मॉडरेट में ही रखेंगे, मॉडरेट से टफ में। तो जो क्वेश्चन जब हम लिखते हैं ना तो पॉइंट आते नहीं हम लोगों के दिमाग में। जब हम ऊपर से देखेंगे तब तो हम लोगों को लगेगा ईजी है, हमने ये भी सुना है। जब लिखना आता है ना, जब पॉइंट का लैक आता है, हम लोग लिख नहीं पाते, समझ में नहीं आता है क्या लिखें। तो आंसर राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग 2022 में दे रहे हैं वो जनवरी, फरवरी और जो दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं मार्च तक आंसर राइटिंग ऑप्शनल पे अच्छे से ध्यान दें। जीएस के भी पेपर देते रहें, क्यों हम लोगों का सिलेक्शन फाइनल तभी होगा जब हम लोग मेंस निकालेंगे। तो मेंस इज दी मेन बैटल। प्रीलिम्स में तो बच्चे छटनी होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स भी टफ होता चला गया, लेकिन मेंस को भी हम लोगों को साथ के साथ ध्यान देना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।